नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिस युद्ध को शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि 4 से 5 दिन की बात है, वो युद्ध 1 महीना पूरा कर चुका है। मैं खुद इस युद्ध की प्रत्यक्षदर्शी बनी जब मैंने इजरायल और उसके साथ ही जॉर्डन से इस युद्ध को कवर किया। मेरे सहयोगी अलग अलग मोर्चों से इस युद्ध की हर खबर पिछले 1 महीने से आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आज हम आपको दिखाते हैं इस 1 महीने में कितनी बर्बादी, कितना विध्वंस और अब क्या। The United States military began major combat operations in Iran. ईरान के रक्षा मंत्री के हमले में मौत हो गई है, ये रॉयटर्स का दावा है। ईरान की उसको टारगेट किया गया है। 1 मिनट के भीतर सुप्रीम लीडर खामेनेई, इसके साथ ही ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री मेजर जनरल अजीज नासिर जादे भी मारे गए। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध का दूसरा दिन है। 32 घंटे इस जंग को हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस एब्राहम लिंकन पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ हमला है। सवाल यह है कि शुरुआत अगर इतनी विध्वंसक है तो फिर इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा। मैं इस समय जॉर्डन में मौजूद हूं। मैं आगे इजरायल की तरफ बढ़ रही हूं। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने अब तक किसी भी कॉम्बैट में जो इस्तेमाल नहीं हुआ सेजिल मिसाइल, उसका इस्तेमाल इस युद्ध में शुरू किया है। जंग को 1 महीने से अधिक समय बीत चुका, लेकिन ईरान खाड़ी के मुल्कों इजराइल और अमेरिकी बेसों पर लगातार अटैक कर रहा है। ईरान ने आज पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया। अमेरिकी सैन्य अड्डों वाला हर देश आज ईरान के निशाने पर एक-एक करके आया। अमेरिका जमीनी लड़ाई और समंदर में ईरान की घेराबंदी और तेज कर रहा है। महायुद्ध जिसे 129 घंटे हो चुके हैं। इजराइल, ईरान और लेबनान को लगातार निशाना बना रहा है। इस 1 महीने में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब लगा कि जंग शायद रुक सकती है, कब लगा कि जंग और भड़केगी। इस 1 महीने की हर तारीख इन सवालों के जवाब लिए 28 फरवरी 2026। ईरान में सुबह ऑफिस स्कूल खुले ही थे। वक्त था सुबह के 11 बजे जब अचानक इजरायल अमेरिका ने मिसाइल से तेहरान समेत 5 से ज्यादा शहरों में हमला किया। 28 फरवरी की सुबह दुनिया सोकर उठी तो हिल गई, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था वो युद्ध में बदल चुका था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एपिक फ्यूरी रोरिंग लायन ऑपरेशन शुरू किया। हमलों में ईरान के मिसाइल ठिकाने, हवाई सुरक्षा प्रणाली और शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत दर्जनों बड़े अधिकारी मारे गए। जब इजरायली सेना बताती है कि उसने 60 सेकंड में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत 40 कमांडर को मार दिया। जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा के साथ साथ खाड़ी में अमेरिकी बेसों पर 170 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। ईरान दहल गया, लेकिन 2 घंटों में ईरान ने फिर खाड़ी के 8 देशों को धमाके से धुआं कर दिया। युद्ध के पहले दिन के 9 घंटे के भीतर बहुत तबाही मच गई है। 1 मार्च 2026 अमेरिका, इजराइल ने ईरान में 72 से ज्यादा और हमले किए, जिनमें मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर शामिल थे। ईरान ने इजराइल के बीत शमेश और जेरूसलम के साथ खाड़ी देशों यूएई, कतर और बहरीन पर भी मिसाइल, ड्रोन हमले जारी रखे। ट्रंप ने कहा युद्ध कुछ हफ्ते चल सकता है। We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world, and I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. 2 मार्च 2026 युद्ध का दायरा बढ़ा और हिजबुल्लाह ने 2024 का संघर्ष विराम तोड़ते हुए इजराइल के हाइफा इलाके पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। जवाब में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत
और दक्षिणी इलाकों में 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद युद्ध ने विकराल रूप ले लिया। 3 मार्च हिजबुल्लाह ने इजराइल के रामत डेविड एयरबेस, मेरॉन बेस और कैंप जिज्जाक पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। बदले में इजराइल ने बेरूत और लेबनान में भारी बमबारी की। 4 मार्च को ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और तेल गैस के ढांचों पर हमले किए। इजराइल ने 250 से अधिक हमले करके 50 से अधिक लोग मार दिए। दक्षिणी लेबनान में जमीनी सेना बढ़ाई गई। 5 मार्च को हिजबुल्लाह ने 210 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके बुर्ज अल बराजनेह को निशाना बनाया। ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया। 10 मार्च को ट्रंप ने कहा, हम युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन अभी फाइनल विक्ट्री बाकी है। 11 मार्च को इजराइल ने ईरान के इमाम हुसैन डिवीजन के सीनियर कमांडर अली मुसल्लम तबाजा को मारने का ऐलान किया। इससे जंग और भड़क गई। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ साथ क्लस्टर बम की बौछार कर दी। जो मिसाइल दागी गई है उस जगह पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत और दूसरा व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। यहाँ पर जो आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी जा रही है वो ये कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है। 16 मार्च को इजराइल ने दक्षिण लेबनान में जमीनी अभियान शुरू किया। हिजबुल्लाह ने किबुत्ज और नहारिया पर रॉकेट अटैक किए। उत्तरी इजराइल में जार्जिर का ये वो हिस्सा है जहां पर 58 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये हमला किस तरीके से हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से एयर डिफेंस के बावजूद उसे भेदते हुए एक मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी है। 18 मार्च को इजराइल ने बिना किसी चेतावनी के मध्य बैरूत पर हमले किए, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए। 19 मार्च ईरान ने इजराइल पर 12 मिसाइल बैराज दागे, जिसमें क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल रिपोर्ट हुआ। 20 मार्च ईरान ने इजराइल पर 11 मिसाइल दागे। बीत शमेश, रमतगान, रेहोवोत और जेरूसलम एरिया में प्रभाव हुआ। 70% हमलों में क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया। कुछ घायल हुए लेकिन बड़े नुकसान नहीं हुए। 21 मार्च को हिजबुल्लाह के मोर्टार हमले में इजराइल के 2 सैनिक घायल हो गए और 22 मार्च को इजराइल ने लितानी नदी के पुल और कास्मिया ब्रिज को तबाह कर दिया। 23 मार्च को ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान बहुत जल्दी डील करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। That's why they're talking to us. They wouldn't talk otherwise, but they're talking to us because they've got a disaster in their hands. 24 मार्च इस युद्ध में अहम तारीख रही। इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर लितानी नदी तक कब्जे का ऐलान किया और 25 मार्च को दक्षिण लेबनान में बफर जोन बनाने की बात कही, लेकिन इस बीच भीषण युद्ध जारी रहा। 27 मार्च को ट्रंप ने पावर प्लांट्स पर 10 दिन हमले रोकने का ऐलान किया, साथ ही नेटो पर गहरी नाराजगी जताई। 28 मार्च को युद्ध का 1 महीना पूरा हो गया। लेबनान में इजरायली सेना का आगे बढ़ना और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले जारी हैं। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले और ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं। इस युद्ध में सबसे हैरान करने वाला था इसका पहला ही दिन, जब केवल 60 सेकंड 30 मिसाइलें और ईरान का सबसे बड़ा चेहरा खत्म कर दिया गया था। तेहरान के अभेद्य किले में घुसकर इजराइल ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना ईरान ने सपने में भी नहीं की थी। 28 फरवरी की वो सुबह और 86 साल के आयतुल्ला अली खामनी और ईरान की टॉप लीडरशिप में से 6 इसी एक अटैक में खत्म हो गए। ऑपरेशन के पहले ही दिन पास्टर स्ट्रीट के उस कंपाउंड पर 30 प्रिसिजन मिसाइलें गाल बनकर। दुनिया पूछ रही है कैसे? जवाब है इजराइल की वो तीसरी आंख, जो सालों से तेहरान की सड़कों से लेकर बेडरूम तक हर जगह अपनी नजरें जमाए हुई थी। आज हम आपको बताएंगे उस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की इनसाइड स्टोरी, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर को वाकई मिट्टी में मिला। ईरान में सुबह ऑफिस स्कूल खुले ही थे। वक्त था सुबह के 11 बजे, जब अचानक इजराइल अमेरिका ने मिसाइल से तेहरान समेत 5 से ज्यादा शहरों में हमला किया। ईरान समझता था कि उसके सुरक्षा घेरे को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसे क्या पता था कि तेहरान की सड़कों पर लगा हर ट्रैफिक कैमरा इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। सालों पहले इजराइल ने तेहरान के पूरे कैमरा नेटवर्क को ही हैक कर लिया था। खामनी की बॉडीगार्ड्स कब आते हैं, उनकी गाड़ियां कहां पार्क होती हैं, उनका पैटर्न ऑफ लाइफ क्या है, तेल अवीव में बैठा मोसाद एक सेकंड की खबर रख रहा था। युद्ध के पहले दिन के 9 घंटे के भीतर बहुत तबाही मच गई है। इजराइल के हमले में दावा है कि ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आ रही है, जहां बताया गया है कि रक्षा मंत्री के अलावा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर की भी मौत हो गई है।
ये सिर्फ हमला नहीं था, ये ईरान की तकनीक और उसकी खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी हार थी। जब खामेनेई 28 फरवरी की सुबह अपने दफ्तर पहुंचे, इजराइल को पता था कि उनके साथ कौन कौन मौजूद है। अमेरिका की CIA ने एक ह्यूमन सोर्स के जरिए कंफर्म किया कि शिकार जाल में फंस चुका है। उधर आसमान में इजरायली पायलटों ने 1000 किलोमीटर दूर से स्पैरो मिसाइलें दागी। वो मिसाइलें जो डाइनिंग टेबल जितने छोटे टारगेट को भी उड़ाने का दम रखती हैं। ईरान के चाइनीज रडार इजराइल के जेट और मिसाइल को पकड़ नहीं सके। उनके मोबाइल टावर जाम कर दिए गए थे। जब तक खामनेई को भनक लगती, 30 प्रिसिशन बमों ने उनके पूरे कंपाउंड को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। एक दिन में ईरान पर इजराइल ने 1200 से ज्यादा बम गिराकर चप्पा चप्पा ऐसा ध्वस्त किया ताकि ईरान में फिर कोई सर न उठा सके। जहां सबसे बड़ा वार 1 मिनट के भीतर किया गया, जब इजरायली सेना बताती है कि उसने 60 सेकंड में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत 40 कमांडर को मार दिया। एक तरफ ओमान में बातचीत का नाटक चल रहा था, दूसरी तरफ एयरफोर्स 1 पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के डेथ वारंट पर साइन कर दिए थे। 3 देश, 3 ऑपरेशंस, 3 नाम, उनका भी जिक्र हम अब करते हैं। इजराइल ने हमले का नाम दिया ऑपरेशन शेर की दहाड़। अमेरिका ने ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। पहले हानिया, फिर नसरुल्लाह और अब खामनेई। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी टारगेट अछूता नहीं। 20 साल की मेहनत, अरबों डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस और मोसाद के जमीनी जासूसों ने मिलकर ईरान के गुरूर को दफन कर दिया। ईरान कहता था हम इजराइल को मिटा देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आज ईरान का अपना वजूद खतरे में है। उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, उसकी हवाई सुरक्षा ध्वस्त हो गई और अब उसका सुप्रीम लीडर भी खत्म। ईरान भले लगे कि अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी वो अपने ही खिलाड़ियों, गायकों, प्रोफेसर्स को जेलों में क्यों ठूस रहा है? लड़ाई कब तक चलेगी और कौन जीतेगा, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ईरान के लिए इस जंग के बाद खड़ा होना बेहद कठिन है। डोनाल्ड ट्रंप दावे करते रहे कि ईरान को खत्म किया जा रहा है, उसकी कोई ताकत नहीं बचेगी। लेकिन अमेरिका इजराइल के बड़े हमले एक तरफ जारी रहे और हर बार ईरान ने वो पलटवार किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया था, यानी एक ऐसे शख्स को जिसका फैसला ईरान के लिए पत्थर की लकीर होती थी। मजहबी मामलों के साथ साथ देश का हर निर्णय खामनेई के दस्तखत के बगैर नहीं। देश में गुस्सा था, बारी अब ईरान की थी। एक ऐसा जवाब चाहिए था जो तेज हो, व्यापक हो, निरंतर हो और अप्रत्यक्ष। ईरान ने पहले ही चरण में 170 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख खाड़ी में अमेरिकी बेसों और इजराइल की तरफ मोड़ दिया। बड़े पैमाने पर मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के बड़े शहरों तेल अवीव और हाइफा में गिरने लगे। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर ईरान ने लगातार मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरान ने फौरन ऐलान कर दिया कि वो तुरंत और ताकतवर जवाब देने में सक्षम है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एक अरब सेटलमेंट है। यहाँ पर रमज़ान के मौके पर जब रात में करीब 2:15 बजे यहाँ पर बमबारी हुई, उस समय लोग सहरी की तैयारी कर रहे थे। जब लेबनान से हिजबुल्ला की तरफ के रॉकेट्स भी बरसना शुरू हुए, ईरान की तरफ से मिसाइलें आना शुरू हुई और उसके बाद पूरी परिस्थितियाँ बदल गई। ईरान ने सीधे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। कतर का अल उदैद एयरबेस, बहरीन में 5th फ्लीट मुख्यालय, कुवैत, UAE और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस मिसाइलों की जद में सीधे खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने आ गए थे। अमेरिका ने कबूल किया कि कुवैत में हुए ईरानी हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान ने चेतावनी दे दी थी कि अमेरिका ने उसे कम करके आंकने की गलती कर दी। दरअसल ईरान ने युद्ध को सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रखा, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर भयंकर हमले कर दिए। UAE, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान में एयरपोर्ट, बंदरगाह, तेल सुविधाएं ईरान के टारगेट पर आ गई। पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध का मैदान बना दिया। साथ ही खाड़ी देशों को यह भी बता दिया कि यह हमला उनके ऊपर नहीं बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर है। एक ऐसे घर के भीतर इस समय मौजूद हैं उत्तरी इजराइल में, जो कि ईरान के जो मिसाइल हमले हैं उसमें बर्बाद हुआ है पूरी तरीके से। अभी यहाँ पर कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी इसको घेर लिया जाए ताकि यहाँ से निकलने वाली किसी चीज से और किसी को खतरा न हो और आगे इसमें मरम्मत शुरू हो। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये है जिस तरीके से उत्तरी इजराइल बार बार ईरान के निशाने पर आ रहा है, और केवल ईरान के निशाने पर नहीं, यानी कि IRGC के निशाने पर
नहीं बल्कि जो हिजबुल्ला है उनके साथ एक संयुक्त हमला लेबनान की तरफ से और ईरान की तरफ से किया जाता है। ईरान सिर्फ हमले नहीं कर रहा था, वो माइंड गेम भी खेल रहा था। उसने आर्थिक मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका को टारगेट किया। उसने ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जो ईरान बड़ी तादाद में और कम खर्च के बना रहा था, जबकि उनको रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल को अपने सबसे महंगे इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करने पड़ रहे थे। शाहिद ड्रोन्स 15 से 16 लाख में तैयार हो रहे थे। उन्हें रोकने के लिए 30 से 40 करोड़ के पेट्रियट मिसाइल बर्बाद हो रहे थे। दिन ब दिन अमेरिका इजराइल को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। हालांकि इस बीच अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो रही थी। उसकी राजनीतिक सैन्य नेतृत्व क्षमता पर सीधा हमला किया जा रहा था। ईरान के कमांडर्स, जनरल्स, इंटेल यूनिट के अफसर एक एक करके मारे जा रहे थे, लेकिन ईरान का पलटवार नहीं रुक रहा था। लेकिन अभी तक ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड नहीं चला था। ये वो तुरुप का इक्का था जिस पर नजर अमेरिका, इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया की थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी ईरान की जीत का रास्ता और दुनिया का गेटवे टू हेल। ईरान जानता था कि वो अगर मजबूत हो गया तो दुनिया इसी तेल पर फिसलेगी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि उसे आंशिक रूप से बाधित किया, यानी इतना खतरा पैदा किया कि जहाजों की आवाजाही धीमी, महंगी और जोखिम भरी हो जाए। ईरान की समुद्री रणनीति समझिए। तट और द्वीपों पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी। इनका निशाना अमेरिकी, इजरायली तेल टैंकर और सैन्य जहाज थे। IRGC ने स्वॉर्म टैक्टिक्स अपनाई। छोटी तेज स्पीड बोट्स इस्तेमाल की। ये रॉकेट और मशीन गन से लैस थीं। ईरान ने कुछ विदेशी जहाजों को रोक लिया। ड्रोन और मिसाइल से तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। GPS सिग्नल जाम किए। जहाजों के नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी कर दी। पानी में छिपे हुए विस्फोटक यानी माइंस तैनात कर। हुआ क्या कि तेल कंपनियों ने जोखिम के कारण शिपिंग कम कर दी। बीमा महंगा हो गया। तेल की कीमतों में उछाल आ गया। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। उधर अमेरिका ने भी दावा किया कि उसने ईरान की पूरी नेवी नष्ट कर दी। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. दरअसल इस लड़ाई के जरिए ईरान का मुख्य उद्देश्य था कि दुश्मन में डर पैदा किया जाए, युद्ध का विस्तार करके संघर्ष को पूरे क्षेत्र में फैलाया जाए, आर्थिक दबाव के जरिए विश्व पर दबाव बने, अमेरिका इजराइल की रक्षा प्रणाली पर असर डाला जाए, जो काफी हद तक वो पूरा भी कर पाया। आज हर कोई यही जानना चाहता है कि अब तक के युद्ध को देखते हुए आगे हम शांति की उम्मीद कब तक कर सकते हैं। आपको हम समझाते हैं कि इस युद्ध में अब आगे की दिशा क्या समझ में आ रही है। महायुद्ध के 30 दिन हो गए और जंग अब पहले से ज्यादा भीषण हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग चल रही है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। कहीं तेल की किल्लत गहराती जा रही है तो कहीं गैस के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव चरम पर है। इस युद्ध में अब न सुलह का कोई संकेत है, न राहत की कोई उम्मीद। हर गुजरता पल दुनिया को एक बड़े संकट की ओर धकेल रहा है। Fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be. President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their navy, their air force, and their air defense system. مردم اونها رو برادران و خواهران خودمون حساب می‌کنیم. حملاتی اگر صورت می‌گیره به پایگاه‌های آمریکایی، به تأسیسات آمریکایی. तेल, गैस और वैश्विक सप्लाई, युद्ध के 30 दिन बाद सब कुछ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर टिक गया है।
दुनिया के नक्शे पर भले ही ये एक पतली समुद्री लाइन दिखाई देती हो, लेकिन असल में यही दुनिया की लाइफलाइन बन गई है। That'll be opened very soon if this works. How soon? And who is in Immediately. control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe for you. ईरान ने समुद्री रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर अमेरिका और उसके सहयोगियों को रणनीतिक चक्रव्यूह में फंसा दिया है। युद्ध के बीच ईरान की आक्रामक रणनीति ने वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार न सिर्फ बयानों से बल्कि ताबड़तोड़ हमले करके ईरान पर दबाव बना रहे हैं। पहले न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया गया, फिर बिजली और पानी घरों को, और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी को भी मलबे में बदल दिया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने समंदर में जहाजों पर हमले करने का भी वीडियो जारी किया है। ट्रंप का दावा है कि लगातार हमलों ने ईरान की सैन्य ताकत तोड़ दी है और तेहरान बातचीत के लिए मजबूर हो रहा है। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। खाड़ी देशों में लगातार अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है, इजराइल पर हमले कर रहा है, सऊदी अरब और कतर पर हमले हो रहे हैं। ईरान के ताजा हमलों ने खाड़ी देशों की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए मिडिल ईस्ट के कई देश चाहते हैं कि ईरान के हथियार नष्ट हो जाएं। हालांकि तेहरान ने यह संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो लाल सागर के नीचे बिछी वैश्विक इंटरनेट केबल्स को भी निशाना बना सकता है। यूएस के कई अखबारों ने यह रिपोर्ट की है कि ईरान में कट्टरपंथी धड़ा अब खुले तौर पर परमाणु हथियार बनाने की मांग कर रहा है। इजराइल लंबे समय से दावा करता रहा है कि ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अब इस जंग को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की तैयारी में दिख रहा है। एक महीने से जारी इस युद्ध में न सुलह का रास्ता दिख रहा है, न राहत की उम्मीद। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रही, ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक ताकत के संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। हम पिछले एक महीने में इस युद्ध के साथ बदलती हुई दुनिया से रूबरू करा रहे हैं, और केवल बात ईरान के मोर्चे की नहीं, अब हम लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन की बात करते हैं। 2 मार्च से इजराइल लेबनान के हर उस इलाके में हमला कर रहा है जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों का ठिकाना। हर हमले में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं, बड़े बड़े पुल मलबे में बदल गए हैं। एक महीने की इस जंग में लेबनान के हर शहर की सूरत बिगड़ गई है। लेबनान के हर हिस्से में हर रोज बम बरस रहे हैं और इन धमाकों में लोगों की जानें जा रही हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों और महिलाओं की है। जिस अंदाज से हमने इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गाजा में हुआ था, अब कहीं न कहीं साफ दिख रहा है कि इजराइल का ये ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान में कब्जे को लेकर जारी है, जहां पर पहले इमारतों को ढहाया जाता है, उसके बाद सड़कों को काटा जा रहा है और उसके बाद जमीनी युद्ध यानी ग्राउंड इन्वेजन जो है उसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पर पूरी तरह से हर तरफ तबाही तबाही आपको नजर आएगी। अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लेबनान पर इजराइल के हमले का मकसद क्या है? क्या मकसद हिजबुल्लाह को खत्म कर ईरान की ताकत को कमजोर करना है, या इसके पीछे ग्रेटर इजराइल का वो सपना है जिसमें आज का लेबनान भी आता है?
लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक 2 मार्च के बाद से इजरायली हमलों में अब तक 1116 लोगों की मौत हो चुकी है। 3229 से ज्यादा लोग घायल हैं। मार्च की शुरुआत से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। 1,30,000 से ज्यादा लोग सीमा पार कर सीरिया पहुंच गए हैं। 1,34,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजरायली सेना अब दक्षिणी लेबनान में 30 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है। इजराइल साफ कह रहा है कि मिशन है हिजबुल्लाह को कमजोर करना और उत्तरी सीमा को सुरक्षित बनाना। इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि लितानी नदी तक इजराइल की सेना का दबदबा रहेगा। इजराइल और लेबनान के इस नक्शे को देखिए। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा इजराइल से लगता है और दक्षिण लेबनान में ही है लितानी नदी। करीब 170 किलोमीटर लंबी ये नदी लेबनान को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी लेबनान और दक्षिणी लेबनान। और ये इलाका लेबनान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% कवर करता है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह के आतंकी लितानी नदी के दक्षिणी इलाके का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्च और मिसाइल अटैक के लिए करते हैं। इसलिए इजराइल चाहता है कि लितानी नदी तक का इलाका एक बफर जोन यानी सुरक्षा क्षेत्र बने। और इस बार की जंग में अब तक इजराइल लितानी नदी पर कब्जा कर चुका है। ये जो 5 मंजिला इमारत थी, ये तो पूरी तरह से जमीन दोज हो गई है उस एयर ब्लास्ट में। लेकिन उसके साथ साथ दाएं बाएं जितनी भी, क्योंकि गुंजान आबादी वाले इलाके में जितनी भी इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक गर्भ है जो अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू के काम में यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि इस इलाके को खाली करने के लिए कहा गया था। इसलिए कोई जानी नुकसान यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इमारतें पूरी तरह से सब तबाह हो गई हैं। और जो भी ऊंची इमारतें आसपास खड़ी हैं, इनमें भी जबरदस्त दरारें और नुकसान पहुंचा है। लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि वो जंग में पीछे हटने को तैयार। दक्षिण लेबनान के युद्ध क्षेत्र में हिजबुल्लाह के प्रवक्ता हसन से आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने बात। There are so many claims by the Israel that the power, the capacity, the infrastructure, the weaponry of Hezbollah has been finished. نحن اليوم نقارب اليوم 25 من القتال مع العدو الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذه الحرب أتت بعد 15 شهرا من انتهاء الحرب في العام 2024 في 27/11/2024. خلال 15 شهرا أمعن العدو الإسرائيلي في كسر الاتفاقية التي وقعها مع الدولة اللبنانية. وبموجب هذه الخروقات خلال 15 شهرا كان هناك حوالي 4000 خرق جوي من الطيران الحربي والمسير. كان هناك هدم لعشرات المنازل في الجنوب، حيث كان العدو يتسلل من أمام القوى الأمنية المحلية اللبنانية دون أن تحرك ساكنا في حماية المواطنين أو أرزاقهم. ارتفع أكثر من 500 شهيد، مئات الجرحى. तो 1 महीने की इस जंग ने साफ कर दिया है कि लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं, रणनीति और प्रभाव की है। इजराइल लितानी नदी तक सुरक्षा घेरा बनाने की तैयारी में है, जबकि लेबनान मानवीय संकट से जूझ रहा है। सवाल अब ये नहीं कि जंग कब शुरू हुई, बल्कि ये है कि ये कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि अगर लितानी नदी नई सीमा बनती है तो मध्य पूर्व का नक्शा ही बदल सकता है। लेबनान की हालत आपने देखी, लेकिन ईरान ने क्या खोया? क्या केवल लीडर्स या अपनी रणनीतिक पकड़ भी? 28 फरवरी सुबह 7:30 बजे इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका ने शुरू किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस तरह इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ 30 दिन पहले जबरदस्त हमला बोला था। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. 28 फरवरी को पहले ही दिन के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत हो गई। पहले दिन के ही हमले में मोहम्मद पाकपुर मारे गए। वो IRGC के प्रमुख थे। अली शमखानी 28 फरवरी को ही तेहरान में हुए हमले में मारे गए। वो ईरान की सुरक्षा और परमाणु नीति के बड़े फैसलों में शामिल थे। अजीज नसीरजादे, जो ईरान के रक्षा मंत्री थे, वो भी उसी हमले में मारे गए। अली लारिजानी 17 मार्च को मारे गए। वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख थे। इस्माइल खातिब 18 मार्च को इजरायली हमले में मारे गए। वो ईरान के खुफिया मंत्री थे और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जानकारी जुटाने का काम देखते थे। अब्दुल रहीम मौसवी सेना प्रमुख थे और सभी सैन्य शाखाओं के बीच तालमेल बनाते थे।
28 फरवरी को हुए हमले में उनकी भी मौत हो गई। गुलाम रजा सुलेमानी बसीज फोर्स के प्रमुख थे और 17 मार्च को मारे गए। बेहनाम रजाई 26 मार्च को बंदर अब्बास में मारे गए। वो नौसेना खुफिया प्रमुख थे। ईरान लगातार हमला कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो जितना नुकसान ईरान को हुआ है अब तक उसके मुकाबले में यूएस इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ। ईरान का डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया। इजराइल जिन इलाकों में चाहता है वहां बम गिरा रहा है। ईरान की नौसेना खत्म हो गई। अमेरिका ने सारे डिफेंस जहाजों को पानी में डुबो दिया। ईरान में सिर्फ मिलिट्री एक्टिव है। मिसाइल और ड्रोन अटैक को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन ट्रंप का दावा है कि वो भी अब खत्म होने वाला है। They can't make a comeback. We're free to roam over their cities and towns and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building. And we're doing that. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. अब मिसाइल की ताकत से लैस ईरान का सिर्फ होर्मुज पर कब्जा है। होर्मुज में जहाजों पर हो रहे हमलों की वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट का खौफ है। इजराइल और यूएस ईरान के हर संदिग्ध टारगेट को लॉक कर खत्म कर रहे हैं, फिर चाहे वो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हो या फिर पानी घर। ईरान ने अपने ड्रोन के दम पर अमेरिका से जुड़े तेल के जहाज को जब धुआं धुआं कर दिया था तो लगा कि ईरान इस मुकाबले में बराबर की टक्कर देगा, लेकिन 1 महीने से चल रहे युद्ध में अब भी अमेरिका बातचीत चाहता है और ईरान की। हालांकि दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि होर्मुज की खाड़ी से आवाजाही तभी खुलेगी जब ईरान पर हमले पूरी तरह बंद होंगे। भविष्य में ईरान पर हमले नहीं होने का वचन दिया जाएगा। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। होर्मुज पर ईरानी वर्चस्व को मान्यता मिलेगी और ईरान पर लगाए गए तरह तरह के प्रतिबंध खत्म किए जाएंगे। ईरान को अब तक बड़ा नुकसान हुआ है। सैकड़ों सरकारी दफ्तर खत्म हो गए हैं। हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। 1 महीने की इस जंग ने साफ कर दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति और गठबंधन से तय होती है। ईरान ने जवाबी हमले जरूर किए, लेकिन सैन्य नेतृत्व, रक्षा ढांचा और रणनीतिक ठिकानों को हुए नुकसान ने उसकी ताकत को गहरी चोट पहुंचाई है। अब हालात ऐसे मोड़ पर हैं जहां युद्ध और बातचीत दोनों रास्ते खुले हैं। सवाल यही है, क्या ये संघर्ष समझौते पर खत्म होगा या मध्य पूर्व एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि इस जंग का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। महायुद्ध के सिर्फ 1 महीने में ईरान या इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई है। तेल की कीमतें $100 के पार जाती हुई दिख रही हैं। ग्लोबल मंदी की घंटी जोरों से बज रही है। सबसे बुरी स्थिति में तो खुद अमेरिका फंसा। दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वो अमेरिका जो खुद को दुनिया का दरोगा समझता है, आज वो मुश्किल में है। मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग अब सिर्फ 2-3 देशों की नहीं रह गई है। ईरान से इस जंग में अमेरिका की हालत खराब है। हथियार खत्म हो रहे हैं और सैनिकों की भारी कमी महसूस की जा रही है। जंग की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा अधिकारियों ने क्या बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास लगभग असीमित हथियार और गोला बारूद है, लेकिन युद्ध के 1 महीने के भीतर ही अमेरिका में गोला बारूद की कमी सोच से ज्यादा गंभीर है। लगातार हो रहे हाई इंटेंसिटी हमलों, एयर डिफेंस इंटरसेप्शन और लंबी तैनाती ने अमेरिकी स्टॉक पाइल को पूरी तरह खाली कर दिया है और अब उनकी सप्लाई चेन और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की क्षमता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस जंग में अमेरिका की स्थिति कमजोर क्यों पड़ी? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, जो युद्ध छोटा ऑपरेशन माना जा रहा था वो अब लंबी लड़ाई बन गया है। दूसरा, लगातार हमलों से हथियार और संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। तीसरा, ईरान की आक्रामक रणनीति ने टकराव को और सीधा बना दिया है। चौथा, अमेरिका और उसके सहयोगियों पर कई मोर्चों पर एक साथ दबाव बढ़ गया है।
ये महायुद्ध पूरी दुनिया को एक ऐसी वैश्विक त्रासदी में बदल रहा है जो आधुनिक सभ्यता को कई दशक पीछे धकेल सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता ये सीधा टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक टाइम बम की तरह है। अगर ये तनाव और चलता है और एक बड़ी जंग में बदलता है तो असर सिर्फ लड़ने वाले देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों की रसोई से लेकर यूरोप के उद्योगों तक पड़ेगा। हॉर्मूज बंद हुआ तो तेल $150 के पार जा सकता है। तेल महंगा हुआ तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, मंदी का खतरा गहराएगा, शेयर बाजार गिरेंगे और नौकरियों पर संकट आएगा। साथ ही सप्लाई चेन टूटने से सामान की किल्लत भी बढ़ेगी। युद्ध बढ़ा तो बिजली, पानी जैसे जरूरी ढांचे तबाह हो सकते हैं, जिससे बड़ी मानवीय त्रासदी पैदा होगी। विकास की रफ्तार थम जाएगी और देशों का कर्ज बढ़ेगा और दुनिया अनिश्चितता और संकट के दौर में पहुंच सकती है। सीज फायर या अमेरिका ईरान के बीच समझौते की गांठें भी और उलझती जा रही हैं, यानी जंग अभी जारी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।